हेलो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द राव सर कंप्यूटर क्लासेस। दोस्तों, राव सर कंप्यूटर क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। तो जैसे कि दोस्तों हम लोग का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ट्यूटोरियल जो चल रहा था दोस्तों, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जैसे कि मैंने बहुत सारे पार्ट वाइज आपको समझाने की कोशिश की है दोस्तों, फार्मूला उसके बारे में, ठीक है। जो कि आज का ये जो वीडियो बनने वाला है दोस्तों, ये है पार्ट 10 वीडियो, ठीक है दोस्तों, जिसमें मैं आपको समझाने जाने वाला हूँ आज टीबिल क्यू, टीबिल प्राइस, टीबिल यील्ड, एक्स आई आर आर, वी डी वी, एक्स एन पी वी, उसके बाद यील्ड डिस्काउंट और उसके बाद यील्ड मैच्योरिटी, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे फार्मूला के बारे में आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ दोस्तों। आज मैं आपको इनके बारे में समझाने जा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने एक्सेल में दोस्तों फार्मूलाज टैब में, जो कि हमारे पास में फाइनेंशियल फंक्शन लाइब्रेरी के अंदर जो फाइनेंशियल ऑप्शन होता है, इसके अंदर में मैंने सारा कुछ फार्मूलाज के बारे में ट्यूटोरियल आपको बनाकर दिया है दोस्तों। हमारे चैनल को विजिट करके आप देख सकते हैं, आपको इसमें से हर एक फार्मूला के बारे में मिल जाएगा दोस्तों, जो भी आप सर्च करिएगा, ठीक है दोस्तों। आज मैं आपको जो भी बताने जा रहा हूँ कि लास्ट जो कि बचा हुआ है जो फाइनेंशियल ग्रुप में दोस्तों, आज ये फाइनेंशियल ग्रुप का लास्ट वीडियो है दोस्तों, पार्ट 10, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बिना समय को वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग एक्सेल सीट पे आ गए हैं और मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ टीबिल क्यू के बारे में और टीबिल प्राइस के बारे में और टीबिल यील्ड के बारे में, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे दोस्तों फॉर्मेट बना के, ये डिज़ाइन में तो मैंने यहाँ पे आंसर सबका निकाल के रखा है दोस्तों, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है दोस्तों कि आपको ये टीबिल के बारे में थोड़ा सा जानकारी, मतलब थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी है कि नहीं। कि बहुत सारे फ्रेशर्स होते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको पता भी नहीं कि टीबिल क्या है, ठीक है ना। टीबिल पता चल जाएगा तो भाई इसका प्राइस और टीबिल यील्ड के बारे में तो जानना नॉर्मल है, ठीक है। देखिए जिस तरह हम लोग टीबिल मीन्स हो गया, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी के आधार पर क्या होता है कि सरकार के थ्रू एक बॉन्ड जारी किया जाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने इसके पहले ओडीडी फार्मूलाज में मैंने बॉन्ड के बारे में समझाया है, ठीक है। तो वो भी वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो सरकार के थ्रू कुछ बॉन्ड जनरेट किया जाता है कि अगर इस बॉन्ड को आप खरीदते हैं तो इस बॉन्ड में कुछ सीट्स टाइप होता है कि मतलब पर सीट्स का आपका एक प्राइस होता है, आपका एक रेट होगा, ठीक है। और आपको इस बॉन्ड पे कुछ मतलब इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा, ठीक है। ये स्कीम सरकार कब जारी करती है? मान लीजिए सरकार को जब 1 साल से कम के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। देखिए ये सब बॉन्ड के थ्रू क्या करती है सरकार, हम लोगों से ही पैसा लेती है, ठीक है। हम लोगों ने बॉन्ड खरीदा, ठीक है। बॉन्ड खरीदते हुए मान लीजिए हमने 1 लाख का बॉन्ड खरीदा, 10 लाख का खरीदा, 5 लाख का खरीदा, तो उससे क्या हुआ, सरकार को वो पैसा मिल गया हम लोगों का, ठीक है। उसके बाद उस बॉन्ड के ऊपर हम लोगों को कुछ परसेंट इंटरेस्ट के तौर पे वो हमको हर सालाना कुछ ज़्यादा अमाउंट करके मुझे देते रहती है, ठीक है, रिटर्न करते रहती है, ठीक है। टीबिल पे सरकार हमें इंटरेस्ट भी देती है। आमतौर पर टीबिल अपने फेस वैल्यू से कम प्राइस पर यानी कि डिस्काउंटेड प्राइस पर जारी किया जाता है। मान लीजिए देखिए टीबिल का ऐसे नॉर्मली इसको कहा जाता है ट्रेजरी बिल, ठीक है, ट्रेजरी बिल, ठीक है। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, ट्रेजरी बिल, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए एक टीबिल की फेस वैल्यू 100 रुपया है और आपको डिस्काउंट पे 97 पे ये अगर मिल रहा है, ठीक है। तो और जब टीबिल की मैच्योरिटी डेट आती है, ठीक है, मान लीजिए आपने 100 रुपये में खरीदा और जब इसका डेट एक मैच्योरिटी का होता है ना, जैसे देखिए मैंने यहाँ पे मैच्योरिटी डेट दे के रखा कि आपका टीबिल इतने में आपने खरीदा था, इस डेट में इसका मतलब कि डेट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, देखिए आपने यहाँ पे 93 में खरीदा है, ठीक है, लेकिन आपको इसका जो फेस वैल्यू होगा 100 रुपया, इसके आधार पे ही आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा, ठीक है। आपने 93 में खरीदा तो इस पे आपको इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, आपको इसके आधार पे ही इंटरेस्ट दिया जाता है, ठीक है। ये फायदा होता है इसमें, तो ठीक है। ऐसे तो टीबिल, ट्रेजरी बिल, ऐसे लोग बहुत तरह तरह के बॉन्ड मार्केट में आए हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप सारे बॉन्ड को खरीद ले। आपको जो ठीक लगे, जैसा उस पर परसेंटेज मिलता है उस टाइप का बॉन्ड आप परचेस करिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग टीबिल को एक्सेल में समझ लेते हैं पहले, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने फॉर्मूला दे के रखा, तो इसको मैं पहले यहाँ से हटा लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे सबसे पहले डालता हूँ इक्वल्स टू
और टी बिल, जैसे मैं टी बी लिखता हूँ देखिए एकदम नीचे इंडिकेट कर रहा है दोस्तों, ठीक है। आपको जस्ट उस पर डबल क्लिक कर देना माउस से या अदरवाइज कीबोर्ड से टैब का बटन, तो ये पूरा यहाँ पे प्रॉपर ले लेगा, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये सबसे पहले पूछेगा दोस्तों आपसे आपका सेटलमेंट डेट, कि आपने ये टी बिल किस डेट में आपका सेटलमेंट हुआ था इसका, ठीक है, वो डेट आप लिख के रख लीजिए, ठीक है। और हाँ दोस्तों, ये एक साल का ही मतलब ये कैलकुलेशन करता है दोस्तों, ठीक है। आप देखिए जैसे मैंने यहाँ पे डेट डाला है 1/1/2020, ठीक है, और मैंने लास्ट डाल दिया है कि 31/12/2020, मतलब ये एक साल का ही है दोस्तों, ठीक है। मैंने ये क्या, ट्रेजरी बिल क्या होता है, एक साल के आधार पे ही आपको कैलकुलेशन करके ये देता है, ठीक है। इससे ऊपर अगर मैं करूँगा, अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप आराम से पहले वीडियो को देखिए, ठीक है। सेटलमेंट डेट लिया, उसके बाद कॉमा कर देना, उसके बाद मैच्योरिटी डेट, ठीक है, उसके बाद फिर कॉमा करना। अब ये पूछ रहा है आपको कितने % डिस्काउंट में मिला, तो भैया आप 7% डिस्काउंट में मिला, मैं इसको ले लिया। देन ब्रैकेट को मैं क्लोज करता हूँ और इंटर प्रेस करता हूँ दोस्तों, ठीक है। जैसे इंटर प्रेस करता हूँ तो ये मुझे बता रहा है कि आपका जो डिस्काउंटेड प्राइस था ये, मगर ट्रेजरी बिल का जो गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है आपको मिलेगा 7.50, ठीक है। टी बिल की मतलब आपका जो ट्रेजरी बिल का इंटरेस्ट रेट है वो आपका 7.50 के ऊपर आपको दिया जा रहा है। ये परसेंटेज में आता है दोस्तों। कभी कभी क्या होता है कि ये परसेंटेज में नहीं रहता है। मान लीजिए कि ये यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको जनरल करके, मान लीजिए ऐसा रहता है, ठीक है। ऐसे आप जब आंसर निकालिएगा तो आपका इस टाइप निकलेगा, ठीक है। आपको जस्ट यहाँ आना, ऊपर वाले एरिया में दोस्तों माउस को ध्यान दीजिएगा, ये जो परसेंटेज यहाँ पे बना हुआ एक सिंबल है, इस पे जस्ट आपको क्लिक कर देना, तो ये परसेंट में कैलकुलेशन कर रहा है। लेकिन देखिए यहाँ भी 7 यहाँ भी 7 दिख रहा है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। जस्ट यहाँ पे एक ऑप्शन है दोस्तों इंक्रीज डेसिमल का, इससे आप इंक्रीज करके आप देख सकते हैं आपको कितना मिल रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि टी बिल का जो प्राइस था वो कितना पे है। इसके आधार पर जब हमको यहाँ पे टी बिल का जो ट्रेजरी बिल का जो परसेंटेज है यहाँ पे, ये मुझे 7.50 दिख रहा है, तो उसका प्राइस कितना हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे प्राइस भी देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ इक्वल्स टू देते हैं, टी बिल लिखते हैं, जैसे ही कि यहाँ पे देखिए सामने में आ गया टी बिल प्राइस, ठीक है। ये नीचे वाला ऑप्शन दोस्तों, आप कीबोर्ड के डाउन एरो से आप नीचे भी जा सकते हैं, उसके बाद टैब प्रेस करिएगा, आपके सामने आ जाएगा। फिर आपको सेटलमेंट लेना है, जस्ट क्लिक ऑन सेटलमेंट, देन क्लिक ऑन मैच्योरिटी एंड देन क्लिक ऑन डिस्काउंट ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है। देन उसके बाद हमको ब्रैकेट क्लोज करके और इंटर प्रेस करना, तो ये इसका प्राइस निकाल के दे दिया दोस्तों कि आपको इस परसेंटेज में और डिस्काउंटेड इस रेट पे आपका जो टी बिल का प्राइस पड़ने वाला है वो 93 रुपीज़ में आपको आ जाएगा, ठीक है। ऐसे इसका रिडम्पशन जो कि वैल्यू होता है दोस्तों पर 100 रुपये पे ही ये रिडम्पशन करके आपको इसके ऊपर ही इंटरेस्ट देगा दोस्तों। आपका शायद आपका चाहे यहाँ पे 93 है या 92 है, 93 है, लेकिन ये जब सरकार लागू करती है ये सब बॉन्ड, तो ये 100 रुपये पे ही आपको सिस्टम बाहर निकलता है दोस्तों। लेकिन डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको कितना मिल रहा है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बॉन्ड को खरीदने के पहले, ठीक है। अब यहाँ हम आते हैं टी बिल का इल्ड निकालते हैं दोस्तों। अब देखिए इल्ड निकालते इक्वल्स टू टी बी लिखते ही डाउन एरो करेंगे दोस्तों, एकदम नीचे है, टैब प्रेस करते हैं, देन सेटलमेंट कॉमा मैच्योरिटी कॉमा। अब ये दोस्तों देखिए पर पूछ रहा है, ठीक है। अब पर मीन्स की मतलब कि हमको मंथली यहाँ पे देखना है, ईयरली देखना है, तो सिंपली हम यहाँ पे सॉरी दोस्तों, अब ये हमसे यहाँ पे दोस्तों पूछ रहा है पर, मतलब पर कितने रुपए पे हमको निकाल कर देखना है, ठीक है। मेरा इल्ड, तो मेरा जो ये टी बिल प्राइस है दोस्तों ये तो 93 का है, तो मेरा पर यही कहलाएगा कि इसका जो अमाउंट है, प्राइस है, पर पी आर मतलब प्राइस होता है दोस्तों, कितने प्राइस पे ये दिखाएगा हमको टी बिल इल्ड कैलकुलेशन करेगा। तो मेरा जो प्राइस बनता है दोस्तों यहाँ पे जस्ट उस पर क्लिक कर देना है, देन ब्रैकेट क्लोज करके आपको इंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे दे रहा है दोस्तों कि आपका जो डिस्काउंटेड रेट था, ठीक है, और आपका जो टी बिल का जो ट्रेजरी बिल का जो रेट था, ठीक है, परसेंटेज में देख रहे हैं दोस्तों, तो आपका जो टी बिल प्राइस बना इतना बना, लेकिन जो इल्ड बन रहा है ना इससे भी ज़्यादा बन रहा है। देखिए तो अगर इल्ड आपका ज़्यादा बन रहा ना दोस्तों, तो आप ये टी बिल जो भी टी बिल बॉन्ड है इसको आप मार्केट से परचेस कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, आप इसको खरीद सकते हैं गवर्नमेंट से, ठीक है। और इसके ऊपर आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो काफ़ी अच्छा मिलेगा आपको, ठीक है, क्योंकि इसका जो इल्ड है ये 7.53% है। कभी भी ये कम हो रहा है अगर टी बिल प्राइस, तो इल्ड ज़्यादा ही होना चाहिए, ठीक है।
अगर ये बढ़ेगा तो फिर यील्ड भी आपका डाउन होने लगेगा। तो यील्ड डाउन होगा तो दोस्तों ऐसा बॉन्ड आपको नहीं खरीदना है, जिस बॉन्ड का यील्ड कम हो वैसा बॉन्ड आपको नहीं खरीदना, ठीक है। अब आपको मैं समझाता हूँ कि ये 1 साल में कैसे ये कैलकुलेशन करे। ये 1 साल के थ्रू ही कैलकुलेशन करता है दोस्तों। मान लीजिए मैं यहाँ पे 20 है, मैं इसको 21 करता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये कैलकुलेशन नहीं करेगा, ठीक है, नहीं कर रहा। अब मैं इसको यहाँ पे 20 करता हूँ, ये कैलकुलेशन वापस से ले लिया, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं 21 करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं 1 ही करता हूँ, और यहाँ पे भी मैं 1 कर देता हूँ, इंटर मारता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए ये इसके हिसाब से 1 साल के हिसाब से ये जोड़ा यहाँ पे देखिए, ठीक है। 1 साल क्रॉस हुआ तो उस हिसाब से ये परसेंटेज जोड़ के आपको दिखाएगा, ठीक है। लगभग वही है, सेम ही दिख रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे लगाता हूँ यहाँ पे 2, तो देखिए ये नहीं लेगा दोस्तों, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं ना कि ये जो 1 तारीख से शुरू हो रहा है ना, तो इसका अगला साल 1 तारीख तक ही ये आपका कैलकुलेशन करके दिखाएगा दोस्तों, ठीक है। ये सारा कैलकुलेशन सिर्फ 1 साल का ही रखता है दोस्तों, इतना याद रखिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे वापस से 31 कर देता हूँ, मतलब कि साल का एंडिंग कर देता हूँ, और 12 रख देता हूँ जो उसका एंडिंग का दिसंबर महीने का, ठीक है, और इसको 20 कर देता हूँ दोस्तों जैसे पहले था, ठीक है। तो दोस्तों ये होता है टी बिल यानी ट्रेजरी बिल दोस्तों, ठीक है। टी बिल यानी ट्रेजरी बिल। और टी बिल क्या होता है दोस्तों? टी बिल सरकार के थ्रू मार्केट में उतारा गया एक बॉन्ड होता है जिसे हम खरीद सकते हैं और उस पे हमको कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट हम पा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपको यहाँ टी बिल का इंटरेस्ट पता चल गया, ठीक है। टी बिल का आपको यहाँ प्राइस पता चल गया और टी बिल का यहाँ पे यील्ड इंटरेस्ट भी पता चल गया दोस्तों, ठीक है। इस हिसाब से आप अपना टी बिल का जो भी बॉन्ड होगा मार्केट से आप खरीद सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो टी बिल प्राइस एंड टी बिल यील्ड के बारे में तो आपको समझ आया ही होगा। जैसे कि दोस्तों इनका एक ड्यूरेशन भी होता है दोस्तों, ठीक है। टी बिल ये मैच्योरिटी का एक ड्यूरेशन होता है दोस्तों, ठीक है। इनका मैच्योरिटी का ड्यूरेशन होता है दोस्तों 91 डेज होता है, या 182 डेज होता है, या 364 डेज होता है दोस्तों, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों टी बिल की और यहाँ पे ट्रेजरर बिल एंड टी बिल प्राइस एंड टी बिल यील्ड के बाद हम लोग दोस्तों आगे सीखने वाले दोस्तों हमारे पास में एक और फॉर्मूला है दोस्तों जिसका नाम है वीडीवी और एसवाईडी दोस्तों, ठीक है। अब इसके बारे में दोस्तों हम आपके साथ में डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। बेसिकली हम लोग इसका यूज़ कब करते हैं दोस्तों, ठीक है। एसवाईडी हो जाता है दोस्तों जैसे कि सम ऑफ ईयर्स डिप्रिसिएशन यानी कि दोस्तों, और वीडीवी हो जाता है वेरिएबल डिक्लाइनिंग बैलेंस निकालने का, ठीक है दोस्तों। ये दोनों ही दोस्तों डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन करता है। मान लीजिए हम कोई आइटम खरीद रहे हैं जिसका कॉस्ट इतना है और उसका लाइफ इतना है, और उसका मैं एक सेल्वेज वैल्यू रखा हूँ कि उसका एक जब वो पुराना हो जाएगा, कुछ दिन हो जाएंगे, तो वो मेरे से कितने में मतलब उसका एक सेल्वेज रख सकता हूँ, एक मतलब अपने मन से 1 रुपया रख दे कितने में मैं इसको वापस सेल आउट कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन उसके पहले मुझे डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन करना जरूरी है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो भी मैंने कैलकुलेशन किया दोस्तों ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ दोस्तों, ठीक है। ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। दोनों को नीचे 0 0 दिख रहा है दोस्तों, ठीक है। आप ध्यान से देख रहे हैं। अब मैं सबसे पहले एसवाईडी कैलकुलेशन करके आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, ठीक है। यहाँ डालना इक्वल्स टू एसवाईडी, ठीक है, सम ऑफ ईयर्स डिप्रिसिएशन, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करते हैं, कॉस्ट बोलता है, कॉस्ट सिलेक्ट करना है दोस्तों। कीबोर्ड में F4 का एक बटन है, इसको आप जरूर प्रेस करिएगा दोस्तों, ठीक है। कीबोर्ड में एक F4 का बटन होता है, उसको जरूर दबाना दोस्तों, जिसके वजह से ये फिक्स हो जाएगा। देखिए यहाँ डॉलर का साइन आ गया, ये फिक्स हो गया। ये करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि ये इसका कनेक्शन इसके बाहर है, बीच से इसका लिंक नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ पे दे रखा तो इसको इसके साथ में जोड़ के रखना, यानी एक रस्सी की तरह बांध के रखना है, ठीक है। कॉमा सेलवेस, जस्ट सेलवेस पे क्लिक करना है, फिर F4, फिर कॉमा लाइफ, फिर F4, फिर कॉमा। अब ये पूछेगा पीरियड, तो सिंपल है, हमारे सामने क्या दिख रहा है 1। अब इस 1 को F4 नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। 1 को आपको फिक्स नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या कर देना, ब्रैकेट क्लोज देन इंटर। तो हमारे पास में देखिए एसवाईडी हमारे पास निकल आया है,
ये पूरा मैं यहाँ ड्रैग कर देता हूँ दोस्तों, तो सबका निकल कर यहाँ पे कितना आ गया 24,000 दोस्तों। ये 24,000 के कैलकुलेशन के ऊपर ही यहाँ पे मैंने ये डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन निकाल के हमें देता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों मैंने यहाँ पे 6,000 जो लिख दिए तो सेल्वेज वैल्यू, तो 30,000 में से 6,000 जब माइनस हो जाए तो हमारा कितना बच जाएगा 24,000। तो उसके ऊपर ये कैलकुलेशन करके हमको यहाँ पे निकाल दिया, तो टोटल हमारे पास में 24,000 ही आ रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, ये VDV आ गया दोस्तों। तो VDV क्या करता है? VDV कैलकुलेशन में स्टार्टिंग पीरियड 0 होता है और एंड पीरियड 1 पर से ये डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन करता है दोस्तों। ठीक है, स्टार्टिंग पीरियड 0, फिर 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ये इस तरह कैलकुलेशन करता है। ठीक है, अब इसको हम लोगों को कैलकुलेशन करना है तो सिंपल क्या करना है, इक्वल्स टू VDV, सॉरी दोस्तों VDV। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर देना है, सिंपल वही कॉस्ट पूछता है आपका, कॉस्ट ले लेना है, F4 से फिक्स करना है, कॉमा, सेल्वेज पूछता है, सेल्वेज लेना है, F4 से फिक्स करना है, कॉमा। अब ये पूछेगा दोस्तों स्टार्ट पीरियड। ठीक है, तो स्टार्ट पीरियड यानी कि 0 मांगता है। ठीक है, आप यहाँ पे 0 लिखे तो आप 0 ले सकते हैं, अदरवाइज आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो आपका स्टार्ट पीरियड का जो ईयर बनता है ना, उसको भी आप ले सकते हैं। ठीक है, इसके थ्रू मैं कैलकुलेशन आपको करके दिखा रहा हूँ। क्या करना है, सिंपल आपको देखिए, मैंने फॉर्मूला जब डाला तो यहाँ से 1 गायब हो गया। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये जो फॉर्मूला का अलाइनमेंट है ना, ये सेंटर अलाइनमेंट हो गया, जिस वजह से ये गायब हो जाता है। ठीक है, ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। तो आप कीबोर्ड में राइट लेफ्ट का बटन होता है दोस्तों, तो आप राइट लेफ्ट का बटन यूज करिए। ठीक है, लेफ्ट बटन से आप पीछे आइए तो क्या करेगा, ये सिलेक्ट कर लेगा आपके उस कॉलम को। ठीक है, M13, ध्यान से देखिए M13 ये सिलेक्ट कर चुका है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद सिंपल क्या करना दोस्तों, माइनस का साइन देके 1 लगाना। ठीक है, क्योंकि 1 - 1 ये ऑटोमेटिक ये 0 कर देगा इसको, कॉमा, फिर से आपको वही ईयर वापस सिलेक्ट करना है, यानी कि M13 आपको फिर से लेना है दोस्तों। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, आप फॉर्मूला को ध्यान से देख लीजिए किसको किसको ये कैलकुलेशन किया है। हाँ दोस्तों, यहाँ पे मुझे लगता है कुछ मिस्टेक हो गया। ठीक है, मेरे से क्या मिस्टेक हो गया कि ये जो सेल्वेज वैल्यू मैंने लिया है इसके बाद कॉमा तो लगाया, मगर मुझे यहाँ पे लाइव भी लेना था और इसको भी फिक्स करना था, जो कि मैंने किया नहीं था दोस्तों। अब ये मुझे ग्रीन में शो करने लगा जो मैंने M13 लिया, ध्यान से आप देखिए। ठीक है, पहले ये नहीं शो कर रहा था। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन है दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए कैसे मैंने डाला, VDV, कॉस्ट F4, सेल्वेज F4, लाइफ F4, देन उसके बाद ये जो M है हमारा कॉलम और 13 में 1 था उसको ले लिए, उसके बाद -1, फिर M13, उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करना और इंटर। देखिए ये आपका VDV निकाल के आपके सामने आ गया। तो इसको पूरा ड्रैग कर लीजिए, इसको जहाँ तक लेना है ये वहीं तक लेगा, उसके बाद अपना डिप्रिसिएशन ये कैलकुलेशन नहीं करेगा, लेकिन लास्ट में अमाउंट देखिए तो आपका वही सेम ही यहाँ पे दोनों साइड में दोस्तों आएगा। तो दोस्तों ये जस्ट डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन करने का एक फॉर्मूला है दोस्तों, एक तरीका है दोस्तों। आप भी अपने कॉस्ट का, अपने सामान का एक डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन करके देख सकते हैं कि पर ईयर इसका क्या डिप्रिसिएशन बन रहा है। अब डिप्रिसिएशन क्या होता है दोस्तों, बहुत से लोगों को पता भी है, बहुत से लोगों को नहीं भी पता। डिप्रिसिएशन यानी कि हम जो सामान ले रहे हैं उसका जो वैल्यू दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है और उसका जो कॉस्ट, उसका तोड़ फोड़, मान लीजिए वो खराब है या कहीं से टूटा है या थोड़ा बहुत पुराना हो चुका है, बहुत ही बेहद कंडीशन खराब हो चुका, तो उसके ऊपर डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन किया जाता है दोस्तों। ठीक है, आई होप कि आपको VDV और SYD समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला हम XIRR को समझने जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, XIRR फॉर्मूला है। ठीक है दोस्तों, वैसे मैंने अपने कुछ वीडियोस में पिछले पहले, ठीक है, IRR फॉर्मूले का जिक्र किया था दोस्तों। ठीक है, अब ये IRR और XIRR ये दोनों क्या होता है दोस्तों, पहले हम इन दोनों को समझ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके फॉर्मेट पे हम लोग काम करते हैं दोस्तों। ठीक है, मान लीजिए कि हम लोग कोई नॉर्मल इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं पे। ठीक है, नॉर्मली अगर हम नॉर्मल इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं पे, ठीक है, कि मुझे उस इन्वेस्ट में कुछ रिटर्न मिलेगा। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे दे रखा है दोस्तों, ठीक है, कि 500 करके मैं कहीं पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम डायरेक्टली कहीं इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों, जैसे कि मैं यहाँ पे दे के रखा हूँ कि 15,000 मैंने पूरा 1 साल का एक बार में इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, मान लीजिए पूरे 12 महीने का 15,000 रुपया मैंने इन्वेस्ट किया है। ठीक है, और मुझे
इन्वेस्ट 12 महीने के बाद ये पूरा हमको मिला 16,000 रुपया इसका, ठीक है। 15,000 का मुझे मिला 16,000। तो हमको यहाँ पे कैलकुलेशन करना है कि एब्सोल्यूट रिटर्न हमको कैसे मिला, ये इसके ऊपर में जो मुझे 16,000 मिला तो वो कैसे रिटर्न मिला, ठीक है। तो नॉर्मली हम ये रिटर्न को हम लोग जानने के लिए दोस्तों हम लोग रेट फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। रेट फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं, आपको एक बार मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है। इक्वल्स टू हम लोग क्या करेंगे, रेट लिखेंगे, ठीक है, ब्रैकेट ओपन किए। यहाँ पे एन पर पूछता है दोस्तों, पता होगा एन पर का मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड, ठीक है। हमको मुझे 1 ईयर का देखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपल यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ दोस्तों, ठीक है, क्योंकि मैंने ये एक बार में ही जमा किया था, ठीक है। तो मुझे 1 लिख के ही यहाँ पे काम करना होगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद ये पूछ रहा है दोस्तों यहाँ पे PMT, ठीक है। तो मुझे PMT का जरूरत है नहीं, कहीं मैंने PMT नहीं डाला है, तो मैं एक कॉमा दे दूंगा तो PMT मेरा समझिए कि हो गया, ठीक है। फिर ये PV पूछ रहा है दोस्तों, तो PV का भी मुझे कहीं पे यहाँ पे जरूरत है नहीं, ठीक है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भी एक और कॉमा दे दूंगा तो मेरा वो भी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन हाँ, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक माइनस का साइन लगाना है दोस्तों, ठीक है। ध्यान से देखते रहिएगा जो मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको आपने जो इन्वेस्ट किया था उसको आप सिलेक्ट करिए, ठीक है। उसके बाद कॉमा देकर आपने जितना इन्वेस्ट किया था उसको आप सिलेक्ट करिए और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करिए और इंटर प्रेस करिए, ठीक है। तो देखिए आपके सामने में निकल के आ गया कि 7% आपको एब्सोल्यूट रिटर्न मिला कि जब आपने एक ही बार इन्वेस्ट किया था, वन टाइम इन्वेस्टमेंट पे आपको 16,000 मिला, 15,000 पे 16,000 मिला और कितना आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला, 7%, ठीक है। लेकिन अब हम लोग यहाँ समझ लेते हैं कि XIRR, देखिए IRR और XIRR इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये दोनों को हम लोग पहले समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं XIRR को आपको समझा देता हूँ दोस्तों, ठीक है। मान लीजिए ये जो मैंने यहाँ पे समझा ये क्या था, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और XIRR कैलकुलेशन किसको करता है, जो आप मंथली इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, वन टाइम नहीं मंथली। एक को भी डाला, देखिए मैं यहाँ पे डेट अलग दे के रखा हूँ दोस्तों, आप डेट पे अभी ध्यान ना दे, ठीक है। मैं डेट को यहाँ पे नॉर्मल ये करके रख देता हूँ, वाइट करके रख देता हूँ, ठीक है। ये जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे 500 रुपया करके मंथली इन्वेस्ट किया दोस्तों, ठीक है। इन्वेस्ट जब किया मैं सारा पूरा 12 महीना जब मैं इन्वेस्ट किया तो मुझे कितना मिला, 7,000 रुपया मिला। मान लीजिए मुझे 12 महीने के बाद मुझे 7,000 रुपया मिला, ठीक है। तो मुझे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कितना मिला, ये कैलकुलेशन करने के लिए IRR फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा, इक्वल्स टू IRR, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये वैल्यू हमसे पूछ रहा तो सिंपली मैंने जितना इन्वेस्ट किया उसके साथ में जितना मुझे मिल रहा है वो भी ले लूंगा और ब्रैकेट को क्लोज करके दोस्तों सिंपल आपको इंटर प्रेस करना। तो यहाँ आपको दिखाएगा कि आपको IRR क्या करता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालता है दोस्तों, ठीक है। मतलब कि ये कब कैलकुलेशन करते हैं, इसका शॉर्ट में आप जाने तो CAGR कैलकुलेशन करता है, ठीक है, कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट, ठीक है। ये कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट होता है दोस्तों, CAGR का फुल फॉर्म। उस समय हम लोग IRR फॉर्मूले का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन XIRR फॉर्मूला होता है दोस्तों एक्सटेंडेड इंटरनल रेट निकालने के लिए, ठीक है। स्पेशली अगर हम म्यूचुअल फंड यानी कि SIP वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे जब हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो उसका इंटरनल रेट ऑफ कैलकुलेशन करने के लिए XIRR फॉर्मूले का यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे डेट दे के रखा था दोस्तों, ठीक है। तो मैं इस डेट को वापस यहाँ पे मैं कलर में ला देता हूँ कि डेट आपका यहाँ दिखने लगेगा, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज़ गौर किया आपने, जब मैं IRR निकाला तब मैं सिर्फ अमाउंट को ही सिलेक्ट किया था, ठीक है, ठीक है। मगर XIRR दोस्तों वैसे नहीं होता, आपने XIRR में क्या होता है, मैं डेट को गैप करके इन्वेस्ट कर रहा हूँ। देखिए एक एक में मैं इन्वेस्ट किया था 500, फिर 3 मार्च को इन्वेस्ट किया, फिर 5 को इन्वेस्ट किया, फिर 6-7 को इन्वेस्ट किया, ठीक है। मतलब कि बीच में क्या हो रहा, कुछ गैप भी हो रहा, कहीं कहीं क्लोज में जा रहा, कहीं गैप हो रहा, कहीं क्लोज जा रहा। तो इस हिसाब से ये क्या करता है, जैसे कि मैंने ये इन्वेस्ट किया, ठीक है, पहले, फिर इसका ये क्या करता, पूरा 12 महीना का आपको कैलकुलेशन करके यहाँ से ये आपको पूरा रखेगा, ठीक है। फिर जब ये इसका 12 मंथ हो जाता है तो ये, और फिर ये दूसरा इन्वेस्टमेंट आया तो ये दोनों कितना हो गया, मिलकर 1,000 हो गया मान लीजिए। तो अब 1,000 रुपया पे फिर 11 मंथ का इंटरेस्ट रेट कैलकुलेशन होता है, ठीक है। अब मान लीजिए ये तीनों मिलके 1,500 हो गया, तो 1,500 में यहाँ देखिए 12 था, ये 11 था, तो ये कहाँ फिर 1,500 रुपया पूरा 10 महीने पे फिर ये इंटरेस्ट रेट कैलकुलेशन करते हुए जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब मान लीजिए पूरा लास्ट में बाद में हमारा
पहला मंथ, दूसरा, तीसरा, चौथा मंथ में हमने क्या किया, पूरा पूरा 4 बार 500 करके जमा किया तो 2000 हो गया। तो फिर वहां से क्या, ये 9 मंथ से फिर इंटरेस्ट रेट कैलकुलेशन करेगा, 9 मंथ का। ठीक है दोस्तों, ये इस तरह ये इंटरेस्ट रेट कैलकुलेशन करता है दोस्तों। इसको सिंपली डालना है, एकदम बहुत ईजी है, इक्वल्स टू XIRR, ब्रैकेट यहाँ पे आपको ओपन कर देना है। ठीक है, और सिंपल देखिए ये वैल्यू तो मांग रहा है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, सिंपल सारा वैल्यू दे दूंगा, कॉमा। मगर ये डेट भी मांग रहा है, क्योंकि डेट में जितना गैप होता है दोस्तों उस हिसाब से इंटरेस्ट रेट कैलकुलेशन करके हमको देता है। ठीक है, और IRR क्या था दोस्तों कि ये आपको सिंपल हर महीना मंथली कैलकुलेशन करके देता है ये। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है कि गैप जो हो रहा है आपका बीच में ना, उसका भी इंटरेस्ट रेट ये कैलकुलेशन करके दे रहा है। ठीक है, इस हिसाब से ये कैलकुलेशन इसका पूरा एकदम 12 महीना, तो 12 महीना का कैलकुलेशन आपको करके देगा। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम लोगों को देता है दोस्तों। ठीक है, जैसे कि मैं ब्रैकेट क्लोज करके इंटर मारूंगा तो देखिए इसमें एक्सटेंडेड इंटरनल रेट देखिए 18% दिख रहा है, समझे। इस तरह से ये हम लोगों को मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो जब हम लोग दोस्तों SIP वगैरह में इन्वेस्ट करेंगे कहीं पे, तभी हम लोग इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जानने के लिए या एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जानने के लिए IRR फॉर्मूले का यूज करते हैं और XIRR फॉर्मूले का यूज करते हैं कि आपको कितना रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप जो पैसा अपना लगा रहे हैं कहीं पे। ठीक है, तो दोस्तों यही होता है XIRR। मैंने साथ में इसको IRR के बारे में भी आपको समझा दिया दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि XIRR के बारे में जो भी फॉर्मूलाज था इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी ले ली दोस्तों। ठीक है, इसका कैलकुलेशन कैसे हो रहा है दोस्तों ये भी आप समझ गए होंगे। इसके फॉर्मूला को दोस्तों नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, IRR के बारे में भी समझाया है मैंने और XIRR के बारे में भी समझाया है दोस्तों मैंने। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास फॉर्मूला है XNPV दोस्तों। ठीक है, XNPV आपने नॉर्मली सुना होगा दोस्तों NPV। ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तो अब एक्सटेंडेड नेट प्रेजेंट वैल्यू हो जाता है XNPV। जैसे ये हो गया XIRR, तो ऐसे ये हो गया XNPV। तो ठीक है दोस्तों, देखिए अगर मैं यहाँ पे NPV निकालता हूँ दोस्तों। ठीक है, अब इन NPV और XNPV ये दोनों में पहले हम लोग डिफरेंस जान लेते हैं, तो क्या होगा कि हम लोग पहचान पाएंगे, दोनों को समझ पाएंगे। ठीक है, देखिए XNPV ये भी NPV का ही एडवांस फंक्शन है दोस्तों। ठीक है, NPV जो हम लोग निकालते थे पहले, हमारे कुछ वीडियो में आप लोग जाकर देखिएगा। ठीक है, हमारे चैनल को एक बार विजिट कर लीजिएगा, उसमें NPV आपको दिया गया है। ठीक है, NPV मैं यहाँ पे टाइपिंग कर देता हूँ NPV। ठीक है, उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ये सब तो आपको पता ही होगा, और मैं यहाँ पे फॉर्मूला पुट करता हूँ दोस्तों। ठीक है, इक्वल्स टू NPV। ठीक है, जैसे मैं इसको डाला, ब्रैकेट ओपन करता हूँ। ठीक है, ये हमसे रेट पूछता है। ठीक है, ठीक है, हमारा रेट एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10% है। ठीक है, अब मैं यहाँ कॉमा देता हूँ। अब ये मेरे से वैल्यू पूछेगा तो हम सारा वैल्यू जो हम लोग यहाँ पे लिख के रखे हैं पैसा, ठीक है, ये सारा ले लेंगे और यहाँ से हम ब्रैकेट को बंद कर देंगे दोस्तों, और यहाँ से हम लोग इंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पे ये NPV कैलकुलेशन करके निकाल के हमको दे दिया। ठीक है, NPV कैलकुलेशन करके निकाल कर दे दिया। जैसे हम लोग यहाँ पे IRR कैलकुलेशन किए थे दोस्तों, उसमें क्या था कि IRR ने डेट को नहीं पूछा था, सिर्फ वैल्यू को पूछा था। उसी तरह यहाँ पे NPV भी सिर्फ वैल्यू पूछता है, ये किस डेट में आपका कैश फ्लो हो रहा है, मतलब कैश इनफ्लो हो रहा है, ये नहीं पूछा आपसे। ठीक है, किस डेट में आपका कैश इनफ्लो हो रहा है। अब दोस्तों हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये XNPV निकालने का तो तरीका हम जान गए, NPV का निकालने का तो तरीका हम जान गए। ठीक है, अब XNPV का भी निकालने का तरीका जान लेते हैं, इक्वल्स टू XNPV। दोस्तों बहुत इजी है, इसको इतना क्रिटिकल बनाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, फॉर्मूला हमको डालना है सिंपल, ये रेट पूछेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे कहीं पे आपको लिख के रख लेना है। ठीक है, कॉमा दे देना है। उसके बाद वैल्यू पूछेगा दोस्तों, सिंपल सारा वैल्यू ले लेना है, फिर यहाँ पे कॉमा दे देना है दोस्तों, फिर उसका सिंपल आपको सारा डेट सिलेक्ट कर लेना। देखिए इस XNPV में क्या कर रहा है, वैल्यू के साथ में डेट भी पूछता है कि आपका कौन कौन सा डेट में, मतलब कि किस किस डेट में आपका कैश इनफ्लो हुआ है। ठीक है, मतलब आपके पास में कुछ कमीशन आया है, कुछ इनकम आया है दोस्तों। ठीक है, तो आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि इसका भी यूज़ हम लोग कब करते हैं। ठीक है दोस्तों, NPV कैलकुलेट करता है कि जो कैश फ्लो वो रेगुलर समय पर
मतलब आ रहा है हम लोगों के पास में, ठीक है। मतलब कि ये जो एनपीवी का मैंने कैलकुलेशन किया, इसमें क्या होता है, डेट नहीं होता। दैट्स मीन्स क्या है कि ये हर महीने के या हर साल एक ही डेट, सेम डेट में ये हमको कैश मेरे पास में आ रहा है, हर महीने के सेम डेट में। मान लीजिए कि एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। इस प्रोजेक्ट में मैंने यहाँ पे ईयर दिया है, ठीक है। ईयरली मैं इस प्रोजेक्ट पे फर्स्ट ईयर में मैंने, मतलब कोई भी ईयर होगा, देखिए यहाँ पे डेट दिया मैंने 2018 में मैंने क्या किया, एक इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, 1 लाख का, ठीक है। मुझे बोला गया कि आपको 10% पे इंटरेस्ट रेट यहाँ पे मिलेगा, आपका जो कैश इनफ्लो होगा, मतलब आपको फ़ायदा होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो मैं जस्ट चेक करना चाहता हूँ कि मेरा एनपीवी मुझे कितना फ़ायदा उस हिसाब से जोड़ कर दे रहा है, और मेरा एक्स एनपीवी मुझे कितना फ़ायदे के हिसाब से जोड़ कर यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। एनपीवी मुझे दे रहा है जो कि अगर मान लीजिए मेरा ये डिपॉजिट हर साल, ठीक है, जैसे देखिए मैंने 3/1/2018 को मैंने जमा किया, 2018 ईयर को पकड़िएगा, ठीक है। और फिर मेरा जो कैश इनफ्लो हुआ, मेरे को कुछ प्रॉफिट मिला, ठीक है, 30,000 रुपया, वो मिला 4/1/2020 को, यानी बीच का 2019 गया है, यानी 1 साल छोड़कर दूसरे साल पे मिला, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, गैप हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह अगर गैप होता है तो मान लीजिए कि अगर हमारा डेट गैप छोड़ कर यहाँ पे मुझे मिल रहा है, यहाँ पे कुछ भी प्रॉफिट, तो उस समय हम कैलकुलेशन करेंगे एक्स एन पी वी का दोस्तों, ठीक है। 3/1/2018 में मैंने जमा किया, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे मिला 3/1/2019 में मिला, फिर 3/1/2020 में मिला, फिर 3/1/2021 में मिला, ऐसे करके अगर मतलब सेम डेट बस एक ईयर का गैपिंग में मुझे मिल रहा है, ठीक है। मतलब एक ईयर हो गया, फिर दूसरे ईयर में मिला, फिर तीसरे ईयर में मिला, ऐसे अगर मिल रहा लाइन से, तो मैं उस समय एनपीवी का कैलकुलेशन करूंगा। आई होप कि दोस्तों मैं आपको समझाने का कोशिश पूरा कर रहा हूँ, ठीक है, और आप समझ रहे होंगे, ठीक है, आप समझ रहे होंगे दोस्तों, ठीक है। पूरा कोशिश करिएगा समझने का दोस्तों, ठीक है। तो ये सब कैलकुलेशन दोस्तों हम लोग उसी समय करेंगे जब हम किसी प्रोजेक्ट पे, हमको बोला गया है कि आप इन्वेस्टमेंट करिए, आपको हर साल ऐसे ऐसे करके आपको प्रॉफिट मिलेगा, तो उस हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको कितना लाभ हो सकता है वो आपको चेक करना है, ठीक है। अगर आप मान लीजिए यहाँ पे मैंने इन्वेस्ट कर दिया इतना, ठीक है, और मुझे पहले दूसरे साल में, मतलब 1 साल छोड़कर जो दूसरा साल था उसमें मेरे को यहाँ पे मिला 10,000, तो यहाँ क्या हो रहा है कि देखिए हमारा वैल्यू जो है कि माइनस में शो हो रहा है, मतलब समझ लीजिए कि हमको इन्वेस्ट नहीं करना है, समझे। अगर मेरा वैल्यू माइनस में जा रहा है दैट्स मीन्स हमको इस प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट नहीं करना, ये बेकार है, समझे। और अगर यहाँ पे हमको अच्छा लाभ मिल रहा है तो मैं इस पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ, देखिए इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो इससे क्या होगा, हमको प्रॉफिट बढ़ रहा है मेरा, ठीक है। तो दोस्तों ये होता है एक एनपीवी और एक्स एनपीवी का कैलकुलेशन। एनपीवी क्या करता है, डेट नहीं लेता है, और एक्स एनपीवी क्या करता है, वैल्यू के साथ में डेट को भी लेता है। एनपीवी सिर्फ वैल्यू को कैलकुलेट करता है दोस्तों, ठीक है। आई होप कि आपको एक्स एनपीवी और एनपीवी दोनों समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों एक्स एनपीवी और एनपीवी समझाने के बाद दोस्तों मैं चलता हूँ नेक्स्ट समझाने आपको। नेक्स्ट हमारे पास में है इल्ड डिस्काउंट और इल्ड मैच्योरिटी, ठीक है। इसको मैट को मैच्योरिटी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। इल्ड का मतलब को तो आपको पता ही है, जब हम कोई बॉन्ड गवर्नमेंट से खरीदते हैं, ठीक है, जब हमारा सेटलमेंट होता है, इसमें जब मेरा मैच्योरिटी होता है, जब वो बॉन्ड इशू हुआ था मार्केट में, जब वो आया था, देखिए 2019 में आया था, 2020 में उसको मान लीजिए खरीदा गया, ठीक है, और 2020 में खरीदा गया, और वो 1 साल का ही बॉन्ड है, मान लीजिए 31/12/2020 में उसका शेष है, एंडिंग है, ठीक है। तो तब तक में उस बॉन्ड का एक मैंने यहाँ पे प्राइस डाल के रख दिया कि 98 में मैंने उसको खरीदा, ठीक है। नॉर्मली बॉन्ड का प्राइस 100 होता है, डिस्काउंटेड रेट मुझे 98 में मुझे यहाँ पे मिल गया मान लीजिए, ठीक है। तो उस हिसाब से मेरा इल्ड डिस्काउंट क्या पड़ेगा उसके ऊपर ये निकालना। जैसे दोस्तों मैंने सबसे ऊपर आपको समझाया था टी बिल में, टी बिल इल्ड निकालना, तो इल्ड, तो यहाँ पे जो इल्ड डिस्काउंट होता है, ये अगर हम कोई बॉन्ड खरीद रहे हैं तो उस बॉन्ड पे मुझे इल्ड पे कितना डिस्काउंट मिल रहा है, और इल्ड मैच्योरिटी के समय हमको कितना इल्ड का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है दोस्तों। कभी भी अगर आप कोई भी बॉन्ड खरीद रहे हो, उस बॉन्ड पे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा अगर आपका इल्ड रहेगा ना मैच्योरिटी का, तो वो बॉन्ड आप ले सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा दोस्तों, ठीक है। और इल्ड डिस्काउंट रेट भी यहाँ पे हमको मिल रहा है 2.4, ठीक है। लेकिन इल्ड जो मैच्योरिटी के समय होगा वो हमको मिल रहा है दोस्तों यहाँ पे
7%। यानी जब मैं बॉन्ड खरीदा था उस समय मुझे बोला था कि आपको 5% ही रेट पे मिलेगा, ठीक है। मगर यील्ड जुड़कर हमारा क्या हुआ, यहाँ पे परसेंटेज बढ़ जाता है दोस्तों, तो यील्ड मैच्योरिटी हमारा ज़्यादा होता है, तब हमें क्या मिलेगा, यहाँ रिडेम्पशन जो हमारा 100 है, 98 में मैंने खरीदा था, ठीक है, मुझे हर 100 पे ही मतलब कि परसेंटेज ऐड होके यहाँ से आता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम यील्ड डिस्काउंट निकालना पहले समझ लेते हैं दोस्तों। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप बॉन्ड से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट के थ्रू बहुत सारे बॉन्ड मार्केट में उतारे जाते हैं, जिसको गवर्नमेंट क्या करती है, बॉन्ड बेचकर कुछ पैसा मान लीजिए हम लोगों से लेती है अपना खर्चा चलाने के लिए या कहीं पे भी इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। और उस बॉन्ड पे हमको कुछ इंटरेस्ट रेट देती है। मान लीजिए हमसे एक उधार ही वो ली है, उधार के बदले एक कागज़ मुझे दे दी कि ये मेरा एक गिरवी रख दे, एक कागज़, ठीक है। अब इस कागज़ पे आपको मैं एक इंटरेस्ट रेट भी प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है, आप जब तक मेरे पास अपना ये पैसा रखते हैं, ठीक है, उस हिसाब से, ठीक है। और ये पैसा रखने का एक डेट होता है, जैसे मैच्योरिटी है, ठीक है, आपने इतने में पैसा लगाया, इतने तक आप रख सकते हैं, ठीक है, उतने दिन में आपको यहाँ पे इंटरेस्ट मिलता रहेगा, ठीक है दोस्तों। ये होता है एक हमारा प्रॉफिट का रास्ता। तो ये जो यील्ड डिस्काउंट और यील्ड मैच्योरिटी कैसे निकला दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से जूम कर लेता हूँ थोड़ा, ठीक है, क्योंकि फिर आप बोलेंगे कि सर आपने जूम नहीं किया था, ठीक है, जूम कर लेता। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो डिज़ाइन है ना, इसको मैं उठा के इस साइड में लाता हूँ, ठीक है, इस साइड में इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, डबल क्लिक, ऊपर जो लाइन दिखता है वहाँ पे डबल क्लिक, ये बड़ा हो गया, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, ठीक। अब आता हूँ मैं यहाँ पे डिस्काउंट, यील्ड डिस्काउंट निकालता हूँ, इक्वल्स टू YI लिखते ही देखिए आपके सामने नीचे एरो से आ जाइएगा। कीबोर्ड में 4 एरो की होता है, अप डाउन राइट लेफ्ट, तो डाउन वाले से नीचे आ जाएंगे, उसके बाद टैब प्रेस करेंगे या माउस से डबल क्लिक वहीं कर सकते हैं आप, ठीक है। सेटलमेंट पूछ रहा तो हमारा सेटलमेंट डेट ये है, उसको ले लेना है, कॉमा देना है। मैच्योरिटी पूछ रहा तो मैच्योरिटी डेट ये है, उसको कॉमा देना है। उसके बाद पर पूछ रहा, पर हमारा कौन सा ये है, मतलब प्राइस कितना में आपने लिया है, कॉमा। उसका रिडेम्पशन आपका क्या है, हमारा रिडेम्पशन वैल्यू हमारा ये है, उसको ले लेना है। सिंपल यहाँ पे हमको क्या करना है, ब्रैकेट को क्लोज करना, इंटर प्रेस करना, तो ये हमारा यील्ड हमारे पास में निकल कर डिस्काउंट के रूप में आ जाएगा, ठीक है। देखिए आपका ये जो फॉर्मेट है ना दोस्तों, जो जिसको फॉर्मेट याद होगा वो फॉर्मूला निकाल पाएगा, ठीक है। फॉर्मेट नहीं याद होगा तो भाई गड़बड़ होगा ना, फॉर्मेट जरूर याद करिएगा। इक्वल्स टू, अब मैं यील्ड निकालता हूँ, ये मैच वाला यानी मैच्योरिटी, ठीक है। इसको भी मैं टैब प्रेस करता हूँ, नीचे डाउन एरो से नीचे, उसके बाद कीबोर्ड का टैब बटन, ठीक है। टैब बटन पता ना कहाँ होता है, कैप्स लॉक के ऊपर, ठीक है। सेटलमेंट डेट, ओके, कॉमा, इसको ले लिया मैंने मैच्योरिटी को, उसके बाद कॉमा, इश्यू को ले लिया, उसके बाद कॉमा, नीचे यहाँ दोस्तों सिंटेक्स दिखता है, इसको फॉलो कर लीजिएगा, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, इसके बाद में कॉमा दे दिया। अब ये रेट पूछता तो रेट हमारा ये हो गया कॉमा, और ये पूछता है प्राइस, तो प्राइस ले लिया हमने, ब्रैकेट को क्लोज कर देना और इंटर मारना है। तो ये दोस्तों इसके हिसाब से हमको बता रहा है कि 98 अगर आपका प्राइस है तो उस हिसाब से आपको यील्ड जो मैच्योरिटी के समय मिलेगा वो मिलेगा 7%, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग कुछ कुछ बॉन्ड से रिलेटेड काम भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। बॉन्ड अधिकतर अभी के समय में जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं दोस्तों वो लोग खरीदते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज का ये जो वीडियो था दोस्तों, फॉर्मूलाज टैब में फाइनेंशियल ग्रुप में सबसे लास्ट फंक्शन था, मतलब लास्ट फॉर्मूला था, जो कि मैं ख़त्म कर चुका हूं दोस्तों। अब हमारे राव सर कंप्यूटर क्लासेस चैनल पे आप विजिट कर सकते हैं और इसमें जितना भी फॉर्मूला है दोस्तों, हर एक फॉर्मूला के बारे में जानकारी ले सकते हैं, सीख सकते हैं दोस्तों, और सीख के एक्सेल में मास्टर बन सकते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, हमको पता है कि बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है, ठीक है, कहीं जाना, सेंटर पे क्लासेस वगैरह करना, पैसों का दिक्कत, बहुत कुछ होता है। लेकिन आजकल क्या होता है, सभी घर पे ही ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस करिए, अच्छे से इसको सीखिए, कॉपी एक बनाइए, कॉपी में आप लिखना शुरू करिए फॉर्मूला के साथ। कभी भी फॉर्मूला अगर आपको लिखना हो दोस्तों तो मैं बता देता हूँ, जैसे देखिए इक्वल्स टू यील्ड डिस्काउंट लिखा है, तो यहाँ F47 देखिए मेरा यहाँ शो कर रहा है, ठीक है। तो आपको देख लेना F कौन है, F हमारा इस कॉलम में बता रहा है, और 47 कौन है, ये रॉ बता रहा है, ठीक है। ध्यान से देख रहे हैं, ये रॉ बता रहा है, ठीक है, रॉ नंबर जो साइड में है, ठीक है, ये रॉ नंबर बता रहा है, यानी कि सेटलमेंट डेट, ठीक है। आप F के सामने एरो बना के किताब में कॉपी में लिख दीजिएगा कि F मीन्स एरो सेटलमेंट डेट,
कॉमा, फिर उसके बाद मैच्योरिटी डेट, कॉमा, फिर उसके बाद इश्यू डेट, कॉमा, फिर रिडम्स। इस तरह से आपको लिख लेना है दोस्तों फॉर्मूला। कभी भी ऐसा मत करिएगा F47, F48, F50 लिखते चले गए, नहीं, सिंटेक्स के आधार पे इसके ऊपर लिख लीजिए कि क्या क्या लेना है, तभी आपका फॉर्मूला याद रहेगा और आप कभी ज़िंदगी में नहीं भूलिएगा फॉर्मूले को। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं नेक्स्ट अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ दोस्तों, लॉजिकल के ऊपर मैं काम करने जा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों एक्सेल में देखिए ज़्यादा ज्ञानी बनना अच्छा नहीं होता है। ठीक है, नॉर्मल रखिए, स्मार्ट बनाइए अपने आप को। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। तो चलिए, अगर हमारा ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे जो भी नए बन रहे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपके पास में जो भी नया वीडियो आ रहा है उसको आप देख रहे हैं तो इसके आप अपने बगल वाले को भी शेयर करिए, उसको भी दिखाइए। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप घर बैठे कुछ ना कुछ आप सीख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं। टाटा, बाय बाय।